नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के बारे में, और यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट भी शेयर करते हैं हम आपसे। तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों ही आप मिस आउट ना करो। मैं एक मॉम ब्लॉगर हूँ, मेरी 2 बेबीज हैं, एक 4.5 साल की है और एक 1.5 महीने की है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यू मॉम्स के लिए है। दो आई एम नॉट अ न्यू मॉम, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शिवन्या के टाइम, यानी जो मेरी बड़ी बेटी है, उसके टाइम पे मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी थी। उसको ऑब्जर्व करके थोड़ी भी उसको छींक आ गई, वो हिचकी ले रही है, क्यों ले रही है, उसको रैशेज़ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको ठीक कैसे करना है। इन सारी परेशानियों की वजह से मैं बार बार अपने डॉक्टर के पास भेजती थी, और जितनी तेज़ी से मैं भागती थी डॉक्टर के पास, उतनी तेज़ी से वो मुझे वापस भेज देते थे। और अब मेरी दूसरी बेबी जो कि अभी 1.5 महीने की है, मैं इस 1.5 महीने में तकरीबन 5 बार ऑलरेडी डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ या उनको फ़ोन कर चुकी हूँ। और उन्होंने, मेरे डॉक्टर ना बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं मेरे साथ। सो वो उन्होंने मेरे को हमेशा प्यार से समझाया है, चीज़ें एक्सप्लेन की है, और उनको पता भी है कि मैं एक मॉम ब्लॉगर हूँ। सो वो मुझे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन और टिप्स देते हैं जो कि मैं अपने फेलो मॉम्स के साथ, यानी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू मॉम्स की कुछ चिंताओं के बारे में, और एक्चुअल में उन बातों को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए, यानी इसके बारे में। तो पहले आता है सॉफ्ट स्पॉट। बच्चों का सिर का ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ तो यहाँ पे या तो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट होता है। बेसिकली क्या होता है ना, जो सर का फॉर्मेशन होता है ना, वो एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, बिकॉज उनको निकलने में, जब वजाइनल डिलीवरी होती है तब उनको निकलने में हेल्प लगती है। इसलिए सर का जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है, वो बाहर आने का धीरे 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 करके टाइट होता है। जो पूरा का पूरा स्कल है वो प्रॉपरली बैठ जाता है। तो इसीलिए आप कभी कभी बच्चे का यहाँ टच करोगे और यहाँ टच करोगे ना, तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट ऐसा स्पॉट लगेगा। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो अपने आप भर जाता है। बस आप उसको तेल लगाते रहो, बाकी कोई आपको टेंशन नहीं। जैसे आप नॉर्मली साबुन लगाना, बच्चों को जैसे नहलाते हैं, तेल लगाते हैं, वैसा ही करो। बस मेक श्योर करना है कि ये जो भी सॉफ्ट स्पॉट है, या तो वो यहाँ होगा या तो वो यहाँ होगा, वो दबे ना, उससे कोई चीज़ से चोट ना लगे। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चों का बहुत देर से भी होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है अपने ही फैमिली में जिनका 8-9 महीने बाद भरता है। जैसे शिवन्या का 3-4 महीने में भर गया था। मानवी का मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी वो 1.5 महीने की, और अभी उसका तो बिल्कुल नहीं भरा है। सो ये भरता है अपने अपने टाइम के हिसाब से, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है क्रेडल कैप। आप ये वीडियो में देख सकते हो, यहाँ माही को जब अचानक से ना यहाँ पे मुझे बहुत ही ऐसे वाइट फ्लेक्स दिखने लगे, और वो शिवन्या के टाइम पे नहीं देखा था। मेरे को क्रेडल कैप के बारे में पता था, बट ये वही है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए ऑफकोर्स आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो जब मुझे वहाँ पे उसके वाइट ऐसे फ्लेक्स दिखने लगे, निकलने लगे, तो मुझे समझा नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे भी था, उसकी आंखों के यहाँ पे भी, इस पार्ट में भी था। सो एग्जैक्टली ये क्रेडल कैप है या नहीं, ये मैंने डॉक्टर से पहले कंफर्म किया, वीडियो उनको भेजा, एंड ही वाज लाइक हाँ ये क्रेडल कैप ही है, एंड ये बहुत ही नॉर्मल होता है, ये अपने आप टाइम के साथ निकल जाता है। बस आपको नॉर्मली उसको शैम्पू करते रहना है, और जब बाल गीला रहे या जब तेल लगा रहे हो, बाल सॉफ्ट रहे, तब आप उसका जो ब्रश होता है ना, सॉफ्ट ब्रश, उससे बस उसको हल्के हल्के से निकालते जाओ। नहीं भी निकालोगे तो टाइम के साथ अपने आप चले जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये बढ़ने लगा, अपनी जगह से बढ़ रहा है, फेस पे, चेहरे पे, हर जगह आ रहा है, एंड हल्का हल्का रेडिश हो रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। बेबी एक्ने, अगेन मेरी माही को ये प्रॉब्लम भी हो चुका है। उसको ना यहाँ पे बहुत सारे से छोटे छोटे लाल 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 दाने निकलने लगे थे, जो कि जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये बेबी एक्ने है, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टाइम के साथ चला जाएगा। साथ ही हमने नोटिस किया कि माही को गर्म बर्दाश्त नहीं होता, लाइक हल्की भी गर्मी हो गई ना, क्योंकि हम लखनऊ में हैं। सो लखनऊ में गर्मी का मतलब सड़ा गर्मी होता है, एंड ठंडी का मतलब एकदम बेकार ठंडी होती है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ना अच्छी वाली या मॉडरेट में नहीं होता, जो कि ऑफकोर्स मेरे लिए तो बहुत ही नया है, क्योंकि मैं नासिक से हूँ। लेकिन मानवी को भी ये सूट नहीं हुआ, मानवी को गर्मी बिल्कुल सूट नहीं हो रही है, जब भी गर्मी हो रही है उसको दाना हो रहा है। तो अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ भी है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। उनको हल्के कपड़ों में रखो, ठीक है, नॉर्मली नहलाओ धुलाओ, साफ़ सुथरा रखो, बस
बाकी कोई टेंशन नहीं, कोई उसको फोड़े ना, उन दानों को कोई फोड़े ना, कुछ उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना पाउडर ना क्रीम, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। गले के फोल्ड्स में ना माही को एक वाइट डॉट्स हो रहे थे, ऐसे दाने दाने हो रहे थे एकदम वाइट कलर के। तो उसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने एक ट्यूब दिया एंड बोला वो लगाने के लिए। हमने वो लगाया एंड 2-3 बार में उसका वो ठीक हो गया। लेकिन चेहरे एंड बाकी जगह जो एक्ने है उसको उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करना है, एंड वो अपने आप लिटरली अब ठीक भी हो गया। जैसे जैसे बारिश होने लगी, मौसम ठंडा होने लगा, वो अपने आप ठीक भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज हिकअप्स। ये हम सबका बहुत बड़ा डाउट रहता ही है, स्पेशली न्यू मॉम्स का, कि बच्चा बहुत हिचकी ले रहा है। सो क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है, बच्चे का डाइजेशन सिस्टम बन रहा है तो ये हिचकी आना एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। हाँ, हम लोगों को जब हिचकी आती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी जब हिचकी आ रही है तो वो भी बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा आपका परेशान नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। अगर ये घंटों तक लगातार आ रहा है, बच्चा हिचकी लेके रो रहा है, देन इट इज अ टाइम कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ मिनटों में खुद ही चला जाता है। नेक्स्ट इज स्नीजिंग। बच्चों को बहुत छींक आ रही है, कुछ भी मतलब ऐसे बोल रहे, ऐसे आप खेल रहे वगैरह, अचानक से उसने छींक दिया, दूध पी रहा है अचानक से उसने छींक दिया। अगेन ये भी बहुत नॉर्मल है, उनका बॉडी ना भी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ना बन रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तो ये सारे रिएक्शंस आने ना बहुत नॉर्मल है। अचानक से स्टार्टल हो जाना, डर जाना किसी देख को, किसी चीज़ को ना देखते देखते ऐसे अटके रह जाना, ठीक है, कुछ आवाज़ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, फिर भी ऐसे करके चौंक जाना, डर जाना, ये सब नॉर्मल है। वो अभी ये जो नई दुनिया है, ये जो नया एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट हो रहा है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये करते वक्त वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज स्नीजिंग एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। कई बार ना उनके नाक में कुछ फंस जाता है ना, जैसे वही अपना म्यूकस नाक में अगर फंस जाता है तो भी वो ज़ोर ज़ोर से छींकते हैं उसको निकालने के लिए। ये उनका नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल टेंडेंसी होता है। ऑफकोर्स इतने छोटे बच्चे को नहीं पता कि मैं छींकूंगा तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये एक रिएक्शन आता है अपने आप में, तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी देखोगे ना बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अपने हाथ पाँव को ऐसे मरोड़ मरोड़ के कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है, वो गैस निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको कॉलिक का पेन हो रहा है, वो गैस रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आप बच्चे की हेल्प कर सकते हो। कैसे? बच्चे को अच्छे से टमी मसाज देके, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि गैस के लिए, कॉलिक के लिए किस तरह से मसाज देना चाहिए। ठीक है, जब आप दूध पिलाते हो तो उसको एक प्रॉपर एंगल में पकड़ के पिलाना है ताकि हवा ज़्यादा ना जाए उसके अंदर। दूध पिलाने के बाद तुरंत उसको बर्प ज़रूर कराना है। दूध पिलाने के तुरंत बाद उसको ऐसे एकदम फ्लैट सर्फेस पे लिटा नहीं देना, उसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट रखना है ताकि वो गैस जो है वो अच्छी तरह से बाहर निकल पाए और दूध जो है सब सेटल हो पाए। ठीक है, कॉलिक का पेन जो होता है उसकी वजह से आप देखोगे बच्चा जो है गैस रिलीज करने की कोशिश करता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखों के पास रेडनेस आ जाती है और एक्सप्रेशन एकदम, और फिर रोने भी लगते हैं कभी कभी। वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, डॉक्टर से पूछ लो, अगर SOS ड्रॉप्स जो होते हैं, कॉलिकेट वगैरह करके ड्रॉप्स आते हैं, अगर वो परमिट करते हैं तो, डॉक्टर परमिट करते हैं तो जितने मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में वो बोलते हैं, जितनी बार ड्यूरेशन में बोलते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, तो आप उनको दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉटी के बारे में यार बिल्कुल बहुत लोग बहुत टेंशन लेते हैं कि मेरे बच्चे का ना आज कलर ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है, कई बार ब्लैक हो रहा है, तो ये सब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे का ना जो स्टार्टिंग का रहता है वो तो ब्लैक रहेगा, फिर ग्रीनिश होगा, फिर धीरे धीरे चेंज होते होते अपने आप येलो पे आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ का थोड़ा जल्दी हो जाता है, इट्स ऑल नॉर्मल। अनलेस एंड अनटिल बच्चा पॉटी में ब्लड नहीं आ रहा है तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे एक दिन में बहुत बार, आई वुड से एक दिन में 7 बार पॉटी करते हैं, और कुछ बच्चे 7 दिन में 1 बार पॉटी करते हैं, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, पहली बात जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिटअप्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पिटअप्स। स्पिटअप्स का मतलब होता है दूध फेंकना। अब एग्जैक्टली मैं दूध की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ी कडल्ड मिल्क होती है ना, वो बच्चे फेंकते हैं, वो भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब ये फूड पाइप है ना बच्चों का, वो पूरी तरह से बना नहीं है, तो वो जो दूध जा रहा है अंदर वो थोड़ा बहुत बाहर भी आता है। कई बार आप देखोगे प्रॉपर दूध ही फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो ना कभी कभी एक्सेस दूध ले लेते हैं, तो वो मुंह में ही रख के वो वैसे ही बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो फीडिंग के एकदम तुरंत ही बाद वो फेंकने लगते हैं। तो ये भी बहुत नॉर्मल है। अगर एकदम बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं तब आपको घबराने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो थोड़ा बहुत निकल गया एंड ऑल, इससे तो बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगेन बच्चा अगर बहुत उल्टी कर रहा है एंड उसको रोना, मतलब रो रहा है, परेशान हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, अदरवाइज वो थोड़ा बहुत फेंकेंगे, यहाँ से गिरेगा एंड ऑल, एंड वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, आपको उनको दिख के लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। आप परेशान होगे लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं होगा उसका। ठीक है,
कुछ बच्चे बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, लाइक 3 महीने तक की बात कर रही हूँ मैं, और कुछ बच्चे बहुत सोते हैं। दोनों ही नॉर्मल है, धीरे धीरे करके वो एडजस्ट होंगे। कुछ बच्चे मैक्सिमम बच्चे एक्चुअली रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, और कुछ कुछ बच्चे ना उल्टा होता है, और कुछ कुछ बच्चे बीच में कभी कभी ऐसे सोते रहते, तो उनका कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना होता है। तो ये सब नॉर्मल है, इन सब में से किसी से भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं। ऑलराइट, आप मेरा पहला का वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बोला है कि बच्चों को प्रॉपरली सुलाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हो तो चाहे दोपहर हो या रात, बच्चा बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स होकर सोएगा और अच्छी नींद लेगा। तो आप वो पॉइंट्स जो है वो फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज क्राइंग वाइल मसाज। आप मसाज करो तो बच्चा रोता है। देखो, पहली बात क्या है ना, ज़रूरी नहीं कि बच्चे को कोई तकलीफ है इसलिए वो रो रहा है। आप ना कई बार जब हाथ लगाते हो ना बच्चे के शरीर पे, एक तो या तो ठंडा है आपका हाथ बहुत, या तो कड़क मतलब थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप है, या तो गर्म टाइप है, कुछ भी ऐसा अलग उसके बदन को टच हो रहा है। जैसे हाथ पांव तो खुले हुए हैं लेकिन पेट शायद ये सब तो खुला नहीं है, यहाँ पे अगर गया तो वो रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो रोने लग जाते हैं। तो इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्राइंग वाइल बाथिंग। बच्चे को जब आप नहलाते हो तो बच्चा रोता है, बहुत बार होता है। पहली बात तो ये कि आप बोलोगे यार वो तो पानी में रहता है, फिर वो रोता क्यों है। द थिंग इज कंटिन्यू पानी में रहना एंड एक सूखे बच्चे के ऊपर पानी डालना आर 2 डिफरेंट थिंग, राइट। तो इसकी वजह से बच्चा रोता है, इट्स ऑल नॉर्मल, कोई घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे करके वो समझ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं। क्राइंग वाइल ऑन टमी टाइम। जब आप टमी टाइम देते हो बच्चे को, यानी पेट के बल लेटाते हो ना, तब बच्चा कई बार डिस्कम्फर्ट महसूस करता है एंड रोता है। देखो, न्यू बॉर्न बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली 1 महीना 2 महीना तक, वो कुछ सेकेंड से ज्यादा टमी पे नहीं रह सकते, तो उनको फोर्स नहीं करना है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अलग अलग तरीके दिखाए थे टमी टाइम के, तो आप वो अलग अलग तरीके से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हो। लाइक आप बच्चे को जो है सुला सकते हो, बच्चे को टमी टाइम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि उनको हमेशा फ्लैट बेड पे इस तरह से लिटा देना है आपको। तो बच्चा कभी कभी डिस्कम्फर्ट होता है, बट इट्स ऑल नॉर्मल, कोई भी टेंशन की बात नहीं कि उसको दर्द हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा देर आप टमी पे मत रखिए, आप उसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। सो नींद में घबरा जाना या डर जाना, आपने कई बार देखा होगा बच्चा बहुत आराम से सोया हुआ है, नींद में सोया है, और अचानक से वो घबरा जा रहा है, एकदम स्टार्टल्ड हो जा रहा है, और डरने लग रहा है या रोने लग रहा है कई बार। तो ये सब बहुत नॉर्मल है। अगर आप दादी नानियों से पूछो तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ बाहर आती हैं कि ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो है वो अपने पुराने जन्म में, पिछले जन्म के बारे में सोचने लगते हैं और तब वो रोने लगते हैं या घबरा जाते हैं। आई डोंट नो ये सब सच है या नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। बट ये सब कुछ नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो जब रो रहे हैं बच्चे तो थोड़ा मतलब ये लग रहा है, तो उनको बस उनके ऊपर हाथ रख दो, धीरे 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 स्लो टैपिंग करते जाओ, वो अपने आप वापस से सो जाएंगे। उस समय ना उनको उठाकर ये करने की कोशिश मत करना, बिकॉज उनकी नींद टूटी नहीं है, वो नींद में ये सब हरकत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको उठा लेते हो ना, तब उनकी नींद टूट जाती है, और हमें उनकी नींद नहीं तोड़नी है, इसीलिए उनको वैसे ही सोने दो, बस धीरे धीरे उनको टैप करते रहो एंड इट्स ऑल गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर का राइज हो जाना। देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग बच्चों को ना एक्स्ट्रा क्लोथिंग में रखते हैं, राइट, कि उनको ठंडी ना लग जाए, ठंडी ना लग जाए। उसके बाद जब हम निकालते हैं ना, कई बार उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसमें क्या करें, उसमें घबराएं नहीं, थर्मोमीटर से प्रॉपर चेक करें। बाहर की बॉडी का टेम्परेचर और अंदर के शरीर का टेम्परेचर, अंदर की बॉडी का टेम्परेचर, 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो बाहर का टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है उसकी वजह से हो सकता है, ज़्यादा आपने कपड़े में लपेट रखा है उसकी वजह से बढ़ सकता है। तो ऐसे टाइम पे फीवर है या नहीं ये चेक करना है, तो आपको थर्मोमीटर से ही चेक करना चाहिए, हाथ पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइपर रैश। अब डाइपर रैश तो बहुत ही कॉमन है, आपको बस उस जगह को क्लीन रखना है, आपको उस जगह को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। डाइपर रैश क्रीम आता है बिफोर रैश, वो क्रीम यूज़ करना है, एंड जितना टाइम अगर पॉसिबल है उतने टाइम ना उसको खुली हवा में, लाइक खुले रहने देना है डाइपर का जो एरिया है उसको। तो जैसे जब मैं माही को तेल लगाती हूँ ना, तब मैं उसको डाइपर नहीं पहनाती हूँ, नहाने तक वो जो भी 20-25 मिनट आधा घंटे का टाइमिंग होता है ना, वो विदाउट डाइपर रहती है। उसमें वो कई बार सुसु कर देती है, एक आध बार उसने पोटी भी की है, विच इज़ ऑल नॉर्मल, क्योंकि वो चेंजिंग मैट पे मैं उसको तेल लगवाती हूँ, तो वो उतना चल जाता है, ठीक है। लेकिन उसको कंटिन्यू डाइपर पहना के रखोगे, एक के बाद एक के बाद एक पहनाओगे, एंड तुरंत पोंछते ही दूसरा डाइपर पहना दोगे, उस एरिया को सूखने भी नहीं दोगे, या उस एरिया को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे, उसमें पॉटी की रेसिड्यू रह जाएगी, तो बच्चों को रैशेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना है। जब आप तेल लगा रहे हो ना, तो उस एरिया को तेल से भी अच्छे से मालिश करो, आगे पीछे अच्छी तरह से तेल से, स्पेशली नारियल के तेल से मालिश करो, उससे भी जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं ना वो दूर रहते हैं, ठीक है। और आपको वो एरिया हमेशा साफ सुथरा रखना है। डाइपर भी आप अच्छी यूज़ करो,
कोई भी लोकल वाला मत यूज़ करो बिकॉज यू डोंट नो, राइट। हाँ, लंगोट वगैरह जो पहनाती हैं औरतें, वो आपको लंगोट की बहुत सफाई रखने की ज़रूरत है। मुझे खैर लंगोट के बारे में ज़्यादा नहीं आइडिया, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने लंगोट नहीं पहना है, दोनों के दोनों डाइपर में ही रहे हैं एंड दोनों को रैशेस की दिक्कत तो कभी नहीं आई है। शिवन्या को आई थिंक वो जब 2.5-3 महीने की थी तब थोड़े बहुत रैशेस की दिक्कत आई थी। 3-4 दिन लगातार उसके रैशेस थे एंड हम बहुत घबरा गए थे। उस दौरान हम उसको डाइपर नहीं पहना रहे थे क्योंकि उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो डाइपर पहनाना हमने बंद कर दिया था। जो डाइपर रैश क्रीम होता है वो सब यूज़ करते थे, लेकिन जब डॉक्टर ने समझाया किस तरह से क्या करना है वो हम लोगों ने फॉलो किया और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था तभी उसी टाइम पर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट इज ड्राई स्किन होना। कई बार आप देखोगे ना बच्चे के अलग अलग स्किन, अलग अलग पैचेस, ड्राई पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे फोल्ड्स में ना ये जो फोल्ड्स बोल रही हूँ मैं, इस तरह से यहाँ पे आपको ड्राई पैचेस दिखेंगे, स्किन उखड़ता हुआ दिखेगा मुझसे, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पुरानी स्किन है जो धीरे धीरे टाइम के साथ निकलती है। कुछ लोगों की जल्दी, कुछ बच्चों की जल्दी निकलती है, कुछ बच्चों की देर से निकलती है, लेकिन ये सब नॉर्मल है, वो अपने आप एक नॉर्मल स्किन में अपने आप आ जाएगा। सो अब आप बोलोगे यार ये तो सारी चीज़ें नॉर्मली है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों में देखते हैं ना तो हम बहुत घबरा जाते हैं। एंड अगर आप मेरी तरह हो तो फिर तो आप बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास भाग जाया करोगे स्टार्टिंग में। तो ये ना हो और आप परेशान ना हो, आप बच्चे को परेशान ना करें और आप डॉक्टर को परेशान ना करें, बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप जान सको ये सब बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट इससे भी बहुत और चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो मुझे दिखी या मैंने एक्सपीरियंस की, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत सारे मॉम्स ने एक्सपीरियंस की होगी। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है जो मेरे लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस कॉमेंट को पिन करूँगी ताकि बाकी औरतें भी उसे पढ़ सकें और उनको भी हेल्प मिल सके। ऑलराइट, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स जितना मेरे दायरे में, मेरे एक्सपीरियंस के दायरे में, मैं वो शेयर करूंगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की वो आपने की होगी, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेड स्किन। फोल्ड्स जो होते हैं ना, जहाँ पे मतलब जैसे ये वाला फोल्ड हो गया, ये वाला फोल्ड हो गया, गले का फोल्ड हो गया, हाथ का फोल्ड हो गया, और नी के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे रेडनेस दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि ऊपर की स्किन निकल के अंदर की स्किन दिख रही है। ये भी नॉर्मल है, ट्रस्ट मी, ये भी नॉर्मल है। आपको बस ध्यान रखना है कि आप मालिश अच्छे से कर रहे हो, उस जगह को साफ रख रहे हो, और कड़क से खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी वो जगह बहुत सेंसिटिव है, वहाँ खरोच आ सकती है, बच्चे को चोट लग सकती है, बच्चे को दर्द हो सकता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस उसकी सफाई और उसके मॉइस्चराइजेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनेबल टू लैच। जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हो और बच्चा ना लैच नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, तो क्या परेशानी है। देखो, ये जो बोला जाता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल फेनोमेना है, ये माँ और बच्चे दोनों को आता ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चा भी आने के बाद नया नया सीखता है, माँ भी नया नया सीखती है, माँ भी बच्चे के साथ ही माँ बनी है, राइट। पहले से तो वो माँ नहीं थी एंड बच्चा भी अभी अभी आया, तो उसको कुछ भी चीज़ें पहले से आए ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो सकिंग वाला जो है ना, क्योंकि पेट में भी बच्चा अपनी उंगलियां चूसता रहता है, पाँव चूसता रहता है, पाँव की उंगलियां जो होती है ना वो चूसता रहता है, तो उसको वो सकिंग वाला ये पता है, एक्शन पता है, लेकिन उसको वो निपल किस तरह से सक करना है वो उतनी अच्छे से नहीं पता। तो वो आपको हेल्प करना है, आपको सिर्फ निपल उसके मुंह में नहीं डालना है, निपल के पीछे का जो एरोला होता है ना वो भी उसके मुंह में डालना है ताकि वो अच्छे से फीड कर पाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग नॉट निपल फीडिंग। इसलिए सिर्फ निपल उनके मुंह में मत डालो, पूरा का पीछे का जो एरोला होता है थोड़ा सा पार्ट उसका भी जाने दो, ताकि जब वो दबाते हैं ना तब दूध अच्छे से आता है। जब सिर्फ निपल दबाते हैं तो ड्रॉप वाइज दूध आता है, जिससे बच्चे का पेट नहीं भरता, ठीक है। बेबी का वेट तो दोस्तों पैदा होने के बाद जो बर्थ वेट होता है, जो पैदा होने के टाइम का वेट होता है ना, वो धीरे धीरे घटता है स्टार्टिंग के 10 दिन। ओके, तकरीबन 100-200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम तक घट सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद ना पहला महीना पूरा होने के पहले उनका वेट जो है वापस से बढ़ने भी लगता है। तो ये जो वेट आपको बढ़ते हुए दिख रहा है ना, विच इज़ अ हेल्दी साइन। तो स्टार्टिंग नॉर्मली उनका वेट जो है ना बर्थ के बाद घटता है, उसके बाद बढ़ता जाता है, जब तक वो 5-6 महीने के होते हैं ना, उनका बर्थ वेट जो होता है वो डबल हो चुका होता है। लाइक अगर 3 kg का बच्चा पैदा हुआ है ना, तो जब तक वो 5-6 महीने का होता है तब उसका वजन जो है वो 6 किलो का हो जाना चाहिए। सो विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो अगर आपको स्टार्टिंग में घटता हुआ दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो घटेगा, उसके बाद बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, ब्लॉक टियर डक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज को पता नहीं होगा। देखो कई बार क्या होता है ना, आप देखोगे
नहीं, जनरली सब देखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत ही कम बच्चों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो टीयर डक्ट होता है, यहाँ पे ना छोटी छोटी 2 नली होती है, ठीक है, जो आंसू पैदा करती है, ठीक है। अगर उसमें कुछ फंस जाता है तो उसको कहते हैं ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, यानी ब्लॉक हो गया है वो। अब वो एक साथ दोनों आँख का हो सकता है, एक आँख का हो सकता है, और उसके वजह से ना क्या होता है, टीयर जो आंसू निकलना चाहिए यहाँ से सीधे यहाँ तक, वो ऊपर तक जाने लगता है, और उससे बच्चे का आँख लाल हो जाता है, दर्द होता है। दोनों आँख में हो सकता है, एक आँख में हो सकता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये अगर ऐसा कुछ दिख रहा है ना आपको, तो पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि ये ब्लॉक टीयर डक्ट है, देन इट्स ओके। अगर वो बोलता है कि नहीं कुछ और है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पहले आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। इस मामले में मैं नहीं बोलूँगी कि आप एकदम संतुष्ट हो जाओ, लेकिन पहले आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। बाकी सारी चीज़ें जैसा मैंने कहा, स्टार्टिंग में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, बुखार आ रहा है, तब आपको घबराने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल नॉर्मल। सो आप एक न्यू मॉम हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, बिकॉज आगे की जर्नी उतनी सिंपल नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ बहुत फन फिल्ड, बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप और आपका बच्चा दोनों फेस करोगे साथ में, तो अपने आप को अकेला मत समझना। जितने आप न्यू हो फॉर द बेबी, बेबी भी न्यू है फॉर योर एंटायर वर्ल्ड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।